अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पार्ट 1 की फ़िज़िक्स की। हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट लिया था और चैप्टर 2 में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमने डिस्कस करना है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख के इस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी देन सच अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सादा अल्फाज में कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को या दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जवाब आपके पास आ जाता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो उस वक्त हम इस प्रोडक्ट को क्या नाम दे देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये नीचे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखें ए जो है यहाँ पे वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, क्योंकि ए देखें ए के ऊपर एरो लगा हुआ है। सेम केस बी के ऊपर जो है एरो लगा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के बिटवीन, यहाँ पे जो डॉट लगा ये डॉट प्रोडक्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम डॉट को सॉल्व करते हैं तो लिख लेते हैं जिस तरह ए है और बी है वेक्टर, तो इसी तरह लिख लेंगे आगे ए बी कॉस थीटा। लेकिन आपने ख्याल रखना यहाँ पे ए के ऊपर भी एरो है, बी के ऊपर भी एरो है, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं लगा हुआ। क्लियर। और अगर इसकी हमने सूटेबल एग्जांपल डिस्कस करनी है स्केलर प्रोडक्ट की, तो वर्क जो है एक सूटेबल एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे वर्क का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं। लेकिन देखें इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आया वो क्या है, बेसिकली वो हमारे पास वर्क डन है ना। तो वर्क डन के देखें ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जवाब में एक स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो जब डॉट को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी डॉट को सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। और अगर क्रॉस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट अभी आगे एक टॉपिक आएगा, उस वक्त जब दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन इस तरह क्रॉस लगा होगा, उसको जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त फिर हम लिखेंगे साइन थीटा। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है कि आप किस तरह याद रख सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप डिस्कस करना चाहें तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें पार का फार्मूला लिखा हुआ है, पार इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी। यहाँ पे भी देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी ये पार। तो अगर डॉट को आपने सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन एफ वी कॉस थीटा। इसके अलावा भी अगर आप एक और एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। ये जो एक्सप्रेशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको ज़रा एक दफ़ा देखने की कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद से। ठीक है, आप ये कंसिडर कर लें कि यहाँ पे ये आपके पास ये जो एक वेक्टर ए था, यहाँ पे ये वाला आपके पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि आप ऐसा कर लें कि ये जो है वेक्टर बी, इसके ऊपर अच्छा सबसे ज़्यादा जो है अल्फाज में वो ये कि आप इसके ऊपर जो है अगर लाइट फॉल करें तो क्या हो सकता है कि बी का प्रोजेक्शन किस पे बन सकता है इसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन बना हम उसका नाम दे देते हैं बी कॉस थीटा। बी का जो प्रोजेक्शन बना है किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर, तो हम उसका उस प्रोजेक्शन को क्या नाम दे देंगे, बी कॉस थीटा। तो अब क्या लिखेंगे, हमने लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए को तो हमने ऐसे ही लिखा ना जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनना था, तो आगे क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बना, ए के ऊपर बना। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बनाया उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, बी कॉस थीटा। ए की जगह पे हम ए लिख देंगे और आगे जो लिखा हुआ है उसको हम, वो जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, बी कॉस थीटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। और अगर इसको रिवर्स जो है वो देखना चाहेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, मतलब दूसरी तरह ए डॉट बी करेंगे तो भी ये बेसिकली हमारे पास ए बी कॉस थीटा ही आएगा। और अगर बी डॉट ए करें तब भी हमारे पास ये ए बी कॉस थीटा ही आएगा। तो इस बात को ही डिस्कस करते हैं नीचे ये कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है मैं लिखता हूँ, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस थीटा के। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये किसके इक्वल आएगा, बी ए कॉस थीटा। तो मैं ए की और बी की लोकेशन चेंज करके लिख सकता हूँ। मैं बी ए की बजाय अगर ए बी कॉस थीटा लिखूँ तो भी ये ठीक होगा, गलत नहीं होगा। तो हम देखें क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट आया है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का क्या रिजल्ट आया, ए बी कॉस थीटा। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है किसके, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड। तो जब ऐसा केस हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही हो राइट हैंड साइड के, तो उस वक्त हम ये जो कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। तो इसने क्या लिखा, स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव।
इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ सकती है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ सकती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने जब इनको पेपर में लिखना है ना, तो आपने सबसे पहले तो ये इसको डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को लिखना है। नीचे इस तरह की 1-2 एग्जांपल, ये वाली या ये जो वर्क वाली डिस्कस की है, इन 1-2 एग्जांपल्स को आपने लिख देना है। उसके बाद इसका आपने थोड़ा सा रेफरेंस दे देना है इन डायग्राम्स में से। और उसके बाद जो आपका एग्जैक्ट वो जो लॉन्ग क्वेश्चन फिर स्टार्ट होता है ना, वो बेसिकली यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर का नाम पढ़ते ही आपके जहन में आ जाता है, अच्छा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये है, इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे। कॉस 90 जो है, ए बी कॉस 90 कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे, आपको वैल्यू देगा 0। 0 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्या जवाब दे देगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया, मैंने आपको बता दिया कि थीटा जो है उसकी वैल्यू 90 है, कॉस 90 की कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे वो आएगी 0। 0 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। क्लियर। और इसके बाद बेटा आपने ये एक पॉइंट, ये जो नीचे ये वाली लाइन लिखी हुई है, इसको ज़रूर याद रखना है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में देखें हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आई डॉट जे है या जे डॉट के करेंगे या के डॉट आई करेंगे, इस वक्त ये जो है ये जवाब वो क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। ठीक। अगला पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या देखें, वेक्टर ए जा रहा है, वेक्टर बी जा रहा है। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेल की पटरियाँ होती हैं ना, एक दूसरे के साथ सीधा जा रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट उस वक्त तक नहीं करती जब हम नहीं जाते। ठीक है, तो इसी तरह रेल की पटरियों के हिसाब से इसी तरह ना सीधा पैरेलल जा रही हैं। तो क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और ये भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो क्या कोई एंगल बनेगा? एंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एंगल तो उस वक्त बन रहा होता है जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों। ये देखें, एक लाइन मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे इस तरह जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह जा रही है। तो ये देखें इन दोनों लाइनों ने, लाइन नंबर 1 ये है, लाइन नंबर 2 ये है, इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये एंगल, और अगर लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही हों तो ये तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं बनेगा तो फिर हम क्या क्या कह देंगे, थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखें हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ बोला कि ये देखें ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना, नहीं करेंगी तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं बनेगा तो हम क्या कह देंगे, 0। क्लियर। ये जो थीटा है यहाँ पे देखें ए डॉट बी है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी 0। कॉस 0 को हम जो है वो कैलकुलेटर पे अगर इसकी वैल्यू लेंगे, कॉस 0 हमें वैल्यू देता है 1। तो 1 को अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या जवाब दे देगा, ए बी। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे ये पॉइंट है आपने कि ये वाला याद कर लेना, जैसे मैंने आपको ऊपर ये वाला एक बताया था। ठीक है, अगर ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जवाब 0 आएगा, लेकिन अगर सेम आपस में मल्टीप्लाई इस तरह हो रहे हो तो उनका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद बेटा देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब एक इधर को जा रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस को आपने याद रखना है। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, आपके समझने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, एक लाइन इधर को जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। इसी को एंटी पैरेलल कहते हैं ना। पैरेलल तो होता है दोनों लाइनें एक तरफ जा रही हों, या इधर दोनों जा रही हों या तो दोनों लाइनें इधर जा रही हों, ये होता है पैरेलल। ये भी होता है पैरेलल, लेकिन ये होता है एंटी पैरेलल। ये क्या होता है, एंटी पैरेलल। ठीक। तो अब ये देखें ये एंटी पैरेलल है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इन दोनों को किसी एक ही लाइन में बनाना चाहूँ तो मैं इन दोनों लाइनों को अगर एक लाइन में बनाना चाहूँ तो मैं अगर इस लाइन को ऐसे कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है। और आप सब जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज़। तो इस केस में जब एंटी पैरेलल की बात आएगी तो फिर उस वक्त हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 180। थीटा की जगह पे पुट करेंगे 180। कॉस 180 वैल्यू देता है कैलकुलेटर पे, आप देखेंगे कॉस 180 की वैल्यू आती है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इस कॉस 180 की जगह पे हम लिखेंगे -1। इस -1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -AB। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसको हेडिंग को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट में क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्ट में देखें कि फ़र्ज़ करें हमने कोई वेक्टर ए लिया। ठीक है, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली अगर वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है तो उसका जो दूसरा मल्टीपल लेंगे वो भी दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो ये देखें ये तो दोनों फिर पैरेलल हो गए। और आपको पता है जब दोनों पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं होगा तो हम क्या नाम दे देंगे इसको, थीटा की वैल्यू को 0। तो वहाँ पे भी हमने वही किया,
यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बेसिकली यहाँ पे ये सारा एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट इस तरह होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट है, ज़रा इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ए कॉस थीटा, असल एक्सप्रेशन ये सारा लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे बुक ने जो है वो ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट ये देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो थीटा की जगह पे पुट करेंगे 0, कॉस 0 वैल्यू देगा 1, तो 1 को ए और ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएंगे, इसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ले बेटा, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसका एक पॉइंट अभी रहता है जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये बेटा एक अलग है, आप इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 6 नाम दे सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।